बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफर दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अलशिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफर नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही है। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निजाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, जाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफर दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भाई आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं है, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफर हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया, एक उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमजानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर जमानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आप एक और बात की तरफ के इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम है। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहां जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के जरिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं है, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए, ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे जाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिले। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है, उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीजें हैं जो उनकी बातों से अखज की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी, उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है, वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है।
تو مختصر جو خلاصہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو بات چیت کی وہ اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا علاج اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، عمران خان صاحب کا علاج ٹھیک نہیں کروایا جا رہا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی اور ذاتی معالجین کی ملاقات کروانے کا کوئی ارادہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ ان سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے، اور یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بات عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہی، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ مسلسل ٹریپ کر رہے ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کی بہنوں نے بات کہی۔ اب کیا کیا بات کہی یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مڈیالہ جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہو جائے گا، لیکن پھر ہم نہیں جا پائے۔ ہمارا دل اس وقت ہل کر رہ گیا تھا جب عمران خان نے یہ بتایا کہ مجھے 2 ہفتے تک نظر نہیں آ رہا تھا، میں جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہتا رہا کہ میرا کچھ کرو، اس نے بات ہی نہیں سنی۔ ہمیں بتایا جائے جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے 2 ہفتے تک عمران خان صاحب کے بتانے کے باوجود غور کیوں نہیں کیا؟ اور اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے تھے، کیا کسی نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ کون تھا جس نے حکم دیا کہ عمران خان کو طبی امداد نہ دی جائے؟ عمران خان نے سلمان صفدر سے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سے جا کر کہو کہ وہ ان کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں۔ آپ اب ہمیں کہیں گے کہ ہم ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بھیج دی ہے، اسے قبول کر لیں، ان ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے اسے قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عاصم منیر صاحب نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی بہنوں سے ہونے نہیں دینی۔ وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات کرتا ہے تو باہر جو پیغام آتا ہے اس کے بعد عاصم منیر صاحب کو ایک لیول اور نیچے جانا پڑ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، عمران خان صاحب کا ٹویٹر اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، اور عمران خان صاحب کا جو قد ہے سیاسی اعتبار سے، جو پاکستان میں ان کی عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، اس کا مقابلہ عاصم منیر صاحب کر نہیں پا رہے۔ تو اب یہ فاؤل پلے ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ملاقات نہیں ہونے دوں گا۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں، وکلا کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں، رشتہ داروں کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں۔ عمران خان جو بھی کہے پاکستان کا نظام اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک ضد پکڑی ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ جو عمران خان چاہتا ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے، الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا میں الیکشن جیتوں گا، اس نے جیت کر دکھا دیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، اس نے وہ بھی دکھایا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ تم مجھے شکست نہیں دے پاؤ گے، وہ شکست نہیں کھائی اس نے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر پشاور کے اندر کافی رولا شولا ڈال کے گئے، لیکن بن گیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ۔ پھر عمران خان نے کہا کہ اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا، اب انہیں بنانا پڑ رہا ہے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور یہ ایک عوامی لیڈر کی طاقت ہوتی ہے، یہ اس کا خود پر اور اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ بہرحال محمود اچکزئی صاحب کے سامنے بہت بڑے بڑے اہداف ہیں، بہت سارے کام ہیں جو انہیں کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ خارجی محاذ کے اوپر پاکستان نے جس طریقے سے ایک چاپلوسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اصولی موقف جتنے بھی تھے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک ایسی سٹیٹ کے طور پہ پاکستان ایکٹ کر رہا ہے عالمی سطح پہ جو دوسری سٹیٹ کی پروکسی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ امریکنز جو کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں جی بالکل لبیک، جیسے آپ کہیں ویسے ہی ٹھیک ہے، بلکہ بعد میں جو خفیہ معلومات منظر عام پہ آتی ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ جب پول کھولتے ہیں یا مارکو روبیو جب پول کھولتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف نے کس لیول پہ پاکستانی موقف کو لچک میں نہیں لے کر آئے، بلکہ بالکل یو ٹرن ہی لے لیا پاکستان کے قومی موقف کے اوپر، اور پاکستانی قوم کو بتایا بھی نہیں، اور یہاں پہ مولویوں کو مل کے اسلام کا منجن بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں رکھنی پڑیں گی، بہت سارے اور معاملات ہیں وہ بھی، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے سہیل آفریدی سے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ریکویسٹ کی تھی، اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں متاثرین تیرا کے پاس جانا چاہیے، وادی تیرا کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ادھر برف باری ہو رہی ہے، بند کمروں کے فیصلوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وہ اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ وہاں پہ ایک آپریشن کی بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، جتنی آبادیاں ان سب کو خالی کروایا جا رہا ہے، اور یہ زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ نہیں چاہتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو پہلے بتایا کہ یہ موسم خراب ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے، اور آپ نے نہیں جانا، ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا۔ پھر سہیل آفریدی صاحب نے جناب گاڑیوں پہ جانے کا فیصلہ کیا، یہ پشاور سے اپنا قافلہ لے کر نکلے، اور بلاخر یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال گئے، وہ جان بہت خطرے میں ہے، اور یہ وادی تیرا کا علاقہ ہے، یہاں پہ آپ کو پتا ہے اچھے اور برے ہر طرح کے طالبان پھرتے ہیں، تو سہیل آفریدی کی جان خطرے میں۔ اس کے باوجود وہ گئے، انہوں نے کہا جی بندوق کا مقابلہ بندوق سے کیا جاتا ہے، یہ یہاں کی روایت ہے، لیکن اس وقت یہاں ایک طرف سے بندوق ہے تو دوسری طرف زبان جس پر ایک فریاد ہے۔ میں نے اپنی قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں بندوق کی جگہ قلم دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، یہ سہیل آفریدی نے وادی تیرا میں خطاب کیا ہے۔ یہ کچھ مناظر میں دیکھ رہا ہوں، یعنی برف باری ہو رہی ہے، کیا بیچاروں کے لوگوں کے حالات ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار۔
फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वजीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी, और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फौज जबरदस्ती वहां पे ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहां से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोज भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, खराब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन और उन्होंने वहां लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहां से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पे आवाज नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादिय तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, तो सुहेल अफरीदी को इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असेंबली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असेंबली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा। और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, यह मैं आपके सामने रख देता हूं, वो जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में यहाँ पे अंदर बंद बैठे हैं, यहाँ पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो। बस इतना ही है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए। अब नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से देखें, फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि अडियाला जेल के मकीन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप चले जाएं कोट लखपत जेल में। अब कोट लखपत जेल का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वाइस चेयरमैन पार्टी का शाह महमूद कुरैशी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, ये भी उन्होंने कहा और बार बार कहा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के कोर्ट में बॉल है कि वो अब इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे तो आपको पता है कि मुलाकातें हो नहीं रही, तो कोई वहां से तो इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आज से चंद दिन पहले आई थी, अब कुछ छोटी छोटी चीजें उसके साथ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको इंफॉर्मेशन को रिवील कर देता हूं। हुकूमत ने, और हुकूमत जब मैं कहता हूं तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ आप समझें, इन्होंने कुछ ऑडियोज के ऊपर काम करना शुरू किया था इससे कुछ अर्सा पहले, और उसमें कुछ टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया था और खिदमात ली गई थी और कुछ पैसा वैसा भी खर्चा गया था, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ एडिटिंग एप्स भी हैं साथ में, जो ऑडियोज को एडिट करती हैं और मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ती हैं और एक वो बनाती हैं। पहले से ये काम करते रहे माजी में, इन्होंने ये काम किया था। जो जज थे, जो डैम बनाने वाले जज थे, जो डैम बनाने में बहुत मशहूर हो गए, साकिब निसार साहब, उनकी भी एक ऑडियो को आर्टिफिशियल करके बना दिया था। कुछ और लोगों की ऑडियोज को भी किया था, इमरान खान की भी किया था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ था। तो अब उससे बेहतर सॉफ्टवेयर और बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इन्होंने कोई गेम डाली और कुछ ऑडियोज तैयार किए हैं इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे। अच्छा, ये जो ऑडियोज है ना, ये ऑडियोज अभी भी इस काबिल नहीं है कि इन्हें पब्लिक किया जाए। मैंने पूछा, मैंने कहा पब्लिक क्यों नहीं की, फिर ऑडियोज अगर बना ली है और बड़ी शानदार ऑडियोज है इमरान खान की, तो पब्लिक क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी ये पकड़ी जाएगी क्योंकि पाकिस्तान